In this class, we are going to discuss the terminologies of Volume 2, Money, Financial Institutions and Market, which is MEC 110 course of IGNOU MA Economics 2nd year. So, the first one is derivative. You agree to buy 1 kg of gold at 70,000 next month. हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव होता क्या है। अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम जो 1 kg गोल्ड है वो नेक्स्ट मंथ 70,000 पर ख़रीदेंगे, हमने अभी वो ट्रांजैक्शन नहीं की है, अभी हमने गोल्ड को बाय नहीं किया है, बल्कि हमने ये डिसाइड किया है हम नेक्स्ट मंथ को क्या करेंगे, 70,000 पे गोल्ड को ख़रीदेंगे। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, गोल्ड के प्राइस पे। अगर प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा तब हमें तो फ़ायदा होगा क्योंकि हमें 70,000 ही पे करना है, लेकिन अगर प्राइस फॉल हो जाएगा तब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी जो है वो फॉल हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कम होने पर भी हमें 70,000 पे ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिराइव फ्रॉम द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो कहाँ से डिराइव हो रही है, गोल्ड के प्राइस से। इसीलिए ये क्या है, डेरिवेटिव। जो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है डेरिवेटिव, और जिसके हिसाब से डिराइव हो रही है यानी कि प्राइस ऑफ गोल्ड, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एसेट्स। Thus, derivative is a financial contract whose value depends on another assets. So next is primary deposit. What is a primary deposit? The original money deposited by the customers in the bank. It can be in the form of check or cash. मतलब अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, उसमें से सिर्फ हमें 50 रुपीज़ चाहिए और जो 50 रुपीज़ हैं हम उसको डिपॉजिट कर देना चाहते हैं बैंक में, तो ये जो हमारा डिपॉजिट होगा सेविंग्स की फॉर्म में, ये होगा हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डिपॉजिट, दिस डिपॉजिट्स आर also called the derivative deposits. इनको हम derivative deposits भी कह सकते हैं। क्यों, वो हम पढ़ेंगे। These arise when bank lend money and that money is redeposited in the bank. These are not cash deposits but are created by the credit creation process. मतलब ये ओरिजिनल डिपॉजिट्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है 50 रुपीज़ बैंक को दे दिए हैं। अब ये बैंक क्या करता है, किसी को ये 50 रुपीज़ लोन की फॉर्म में दे देता है। अब ये जो लोन है इसको वो खर्च करेगा। अब जिसको ये मनी पे करेगा वो दोबारा से क्या करेगा, बैंक में रखवाएगा। तो अब ये इसका प्राइमरी डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इसका सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है उसी से डिराइव होता है। सपोज़ हमने डिपॉजिट किया 1000 रुपीज़ कैश की फॉर्म में बैंक में। द बैंक कीप 20% एंड लैंड 800 टू अनदर पर्सन। मतलब बैंक ने उसमें से 20% अपने पास रख लिया और जो 800 है वो किसी को लोन की फॉर्म में दे दिया। द बोरोवर स्पेंड 800 एंड रिसीवर ऑफ द 800 पुट इट अनदर बैंक। मतलब अब जो बोरोवर है लोन का, उसने इस 800 को स्पेंड कर दिया। अब जिसको दिया था उसने क्या किया, इसको दोबारा से किसी और बैंक में रखवा दिया। Now, other bank too keeps 20% of it and rest lend as a loan. दूसरे बैंक ने भी क्या किया, उस 800 में से 20% अपने पास रख लिया और बाकी क्या दे दिया, लोन की फॉर्म में दे दिया। This process continues. अब ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। Each new deposit is created from the previous loan. हर एक जो डिपॉजिट है वो किससे क्रिएट होता है, पहले वाले लोन से। वो लोन लेता है, अब लोन को स्पेंड करता है, जो बोरोवर ऑफ दैट मनी है वो दोबारा से उसको बैंक में डालता है। तो यहाँ पे हर डिपॉजिट किससे क्रिएट हो रहा है, प्रीवियस लोन से। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। तो इन्हीं को हम कहते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल और द प्राइमरी डिपॉजिट्स। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट्स। ए सेल्स, ए जो है वो एक इंडिविजुअल है, उसने क्या किया, बेचा 10,000 ऐसा सामान जिसकी कीमत 10,000 थी, उसने किसको बेचा, बी को सेल कर दिया ऑन द क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। मतलब क्रेडिट की फॉर्म में सेल किया। अभी जो बी है उसने उसको पैसे नहीं दिए थे, उधार उसने उसको दे दिया। ए ड्रॉज अ बिल, ए ने एक बिल निकाला। ठीक है, उसमें बी को क्या दिया था, ऑर्डर दिया था कि उसको 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद 10,000 रुपीज़ पे बैक करने हैं।
दिस बिल सेज पे 10,000 टू मी आफ्टर 3 months। मतलब ए ने ये एक तरह का ड्राफ्ट निकाला, एक नोटिस निकाला, बी को दिया कि 3 मंथ के बाद, 3 महीनों के बाद मुझे 10,000 पे कर देना। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कौन कर रहा है उस बिल को? ए, इसीलिए हम ए को कहते हैं ड्रॉवर, और जो बी है वो क्या है? ड्रॉवी, क्योंकि उसको पे करने हैं। उसी तरह से बी क्या है? पेयर, क्योंकि इसको पे करना है, और ए क्या है? पेई, क्योंकि ए को पे करेगा, इसीलिए ए क्या है? पेई। Thus we can say that a bill of exchange or draft is a written order to pay off money at the future date। मतलब कोई भी अमाउंट आपको फ्यूचर की डेट पे करना है, इसी ड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक्स, ईच फोकसिंग ऑन अ स्पेशल सेक्टर और कस्टमर, मोर इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट टू मेक द बैंकिंग सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपने काम को बांट लेती हैं, डिफरेंशिएट कर लेती हैं। एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है एक पर्टिकुलर बैंक को। जैसे कि हम एग्जांपल लें नबार्ड की। नबार्ड क्या होता है कि स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है कि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इस तरह से क्या होता है कि जो बैंक का काम है वो अच्छे से हो जाता है, एफिशिएंटली हो जाता है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज़ वॉल्ट कैश। It is the cash in hand held by commercial bank, including currency and coins, kept in the bank's vault or to meet daily withdrawal demands of the customers। Sorry, this is customers। ये जो पर्टिकुलर कैश होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, जैसे हमारे बैंक में हमने क्या सबमिट किया? हमने डिपॉजिट किया एक पर्टिकुलर कैश, अमाउंट ऑफ कैश 100। अगर वो पूरा 100 ही दे देगा किसको? किसी लोन में दे देगा बोरोवर को, तो जब हम ट्रांसैक्शन के लिए मनी डिमांड करेंगे तो बैंक में हमारे लिए मनी होगा ही नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है कि पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास रखता है ताकि वो क्या कर सके कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी डेली डिमांड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यू मे बी फैमिलियर विद दिस टर्म। कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज एज द आउटपुट इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? कम होती जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग की यूनिट को बनाने में हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि तब हमें नई नई मशीनरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल्स लेने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। इसी तरह क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन लेवल बढ़ती जाती है, हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। हायर परचेज, इट इज़ अ सिस्टम इन विच बायर टेक्स द पोसेशन ऑफ द गुड बाय पेइंग एन इनिशियल down payment and agrees to pay the remaining amount in the installments. Ownership passes to the buyer only if the installments are paid। For example, अगर कोई चीज़ 50,000 की है तो आप उसको डायरेक्टली 50,000 पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना अफोर्ड नहीं करते। तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में उसको 10,000, उसकी जितनी भी डाउन पेमेंट बनेगी उतना पे कर दोगे। फिर हर मंथ क्या करोगे? उस पर इंस्टॉलमेंट्स में उसके मनी पे करते रहोगे। फॉर एग्जांपल एक मंथ में आपको 2,000 पे करना है, नेक्स्ट मंथ में भी, और एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका ये जो अमाउंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तब तक ये ऑनरशिप आपके पास नहीं आ सकती उस पर्टिकुलर एसेट की जब तक आप उसकी पेमेंट पूरी तरह से पे नहीं कर देते। जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, आपने पूरा मनी पे कर दोगे, तो जो ऑनरशिप है वो आप जो बायर है उसको मिल जाएगी। इस टाइप की परचेज को हम कहते हैं हायर परचेज। नेक्स्ट इज़ लीजिंग, रेंटिंग फॉर यूज़ विदाउट ऑनरशिप। जैसे कि हम वेडिंग्स वगैरह में टेंट्स की बात करते हैं कि वो हमारी ऑनरशिप में नहीं होते बल्कि हम उनको रेंट पर लेते। तो इसमें क्या होता है, जो हम किसी पर्टिकुलर एसेट को रेंट पे ले लेते हैं, इट हेल्प्स द फर्म्स टू यूज़ द एक्सपेंसिव एसेट्स विदाउट बाइंग देम। मतलब इसमें फर्म्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि उनको एक्सपेंसिव एसेट्स ना ख़रीदने पड़े, वो खाली अपने टाइमली यूज़ के लिए उनको रेंट पर ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लीजिंग। नेक्स्ट इज़ माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल लोन्स प्लस सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस प्लस फाइनेंस विच हेल्प द पुअर।
That means provision of small scale financial services to low income households. It is a key tool for the poverty reduction. मतलब इसमें क्या होता है, हम छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करते लो इनकम हाउस होल्ड को, और ये पॉवर्टी रिड्यूस करने का एक बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रिया है। इसमें स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद उनकी सेविंग्स की जाती है, उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, उसके बाद जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। शैडो बैंकिंग, lending and financial activities done by non-banks. नॉन बैंक्स मतलब जो कि बैंक्स नहीं होते, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा, दैट एक्ट लाइक बैंक बट डोंट एक्चुअली एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब ये बैंक की तरह तो एक्ट करते हैं लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें से ट्रांसैक्शन कर सको या फिर अपने मनी सबमिट करवा सको फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग। ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बैंक नहीं होते, नॉन बैंकिंग होते हैं, लेकिन सिवाय डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा आपको और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो वर्ड है ये कम्बिनेशन है टू डिफरेंट वर्ड्स का, दैट इज़ फाइनेंस, दैट इज स्टैंड फॉर फिन, एंड टेक, टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फास्टर, चीपर एंड मोर कन्वीनियंट वे। अब जब हम फाइनेंशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं फिनटेक, ताकि हम अपने काम को जल्दी कर सकें, आसानी से कर सकें और चीपर, क्योंकि दूसरी तरह से हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा कॉस्ट उठानी नहीं पड़ती। Forensic audit, it means a detailed investigation of a company's financial records to find out if there has been fraud, corruption or financial mismanagement। मतलब ये चेक करने के लिए कहीं किसी कंपनी में करप्शन तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या फिर वहाँ पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तो नहीं है। उसके लिए हम एक तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट। द नेक्स्ट टर्म इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ फ्रंट रनिंग। मतलब आगे दौड़ना, रनिंग अहेड ऑफ योर क्लाइंट्स ट्रेड टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। मतलब हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से की ट्रेड से भी ज़्यादा फास्ट जब हम रन करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रंट रनिंग, और इसमें हम सीक्रेट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इट इज़ अनफेयर यूज़ ऑफ अर्ली इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है, उसका हम अनफेयर यूज़ करते हैं। जैसे यू गो टू अ शॉप एंड टेल द शॉपकीपर, मतलब आप एक शॉप पर गए और आपने शॉपकीपर को बताया कि आई वॉन्ट टू बाई 100 kg ऑफ राइस टुमारो, कि कल मुझे आपसे 100 kg ऑफ राइस ख़रीदने हैं। इट मीन्स नाउ शॉपकीपर्स नो इन एडवांस द बिग परचेज इज़ कमिंग। मतलब उसको पहले ही से पता चल गया आपको कल राइस ख़रीदने ही ख़रीदने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, बहुत सारे राइस ख़रीदेगा और होल सेल से कम कीमत पे ख़रीदेगा। अब आपको हायर प्राइजेस पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपको इस चीज़ की डिमांड है, अभी आपको उसकी चीज़ की ज़रूरत है और आप ज़रूर ख़रीदोगे। तो उसने क्या किया, अपनी अर्ली इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया और आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फेयर नहीं होता, ये अनफेयर होता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट सेलिंग। नॉर्मली यू बाय फर्स्ट एंड सेल लेटर व्हेन प्राइस गो अप। मतलब पहले हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम पहले चीज़ों को ख़रीद लेते हैं और फिर प्राइस बढ़ने का इंतज़ार करते हैं ताकि हम उनको बेच सकें। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, हम पहले उन चीज़ों को बेच देते हैं, ठीक है। जब उनका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब उनको बेच देते हैं। और बाय लेटर व्हेन प्राइस गोज़ डाउन, जब उनका प्राइस कम हो जाता है उन चीज़ों को दोबारा से ख़रीद लेते हैं वापस, क्योंकि वो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। साइड लेटर्स, व्हाट इज साइड लेटर्स? A separate secret or additional agreement made alongside the main contract, usually between the same parties. It gives or adds special terms for one party without changing the main agreement. तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 10 investors sign the main investment agreement that they can't withdraw money for 1 year. But one big investor, Mr. A, says, I will invest 10 crore but only if an
I can withdraw my money anytime I want. 10 इन्वेस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब उन्होंने एक दूसरे से पैसे कलेक्ट किए, अब एक बिज़नेस सेटअप करने लगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 1 साल तक अपने जो पैसे हैं उनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन उनमें से एक बड़ा जो इन्वेस्टर था जिसने 10 करोड़ उसमें डिपॉजिट करवाए थे उनकी इन्वेस्टमेंट में, तो उसने कहा कि मैं इतने ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तो मुझे एक स्पेशल राइट मिलना चाहिए कि जिस टाइम पे मुझे पैसे चाहिए होंगे उसी टाइम पे मैं अपने पैसे क्या करूँगा, विड्रॉ कर लूँगा। दस दे एग्रीज एंड साइन अ सेपरेट साइड लेटर्स फॉर मिस्टर ए, मतलब उन्होंने ख़ुद तो एक एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अब मिस्टर ए के लिए क्या किया, एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन किया गया। तो उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं साइड लेटर्स के, ये उसका स्पेशल एक अलग से राइट था। और हम कह सकते हैं कि उसका एक क्लेम था कि वो पहले से क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो ये उसका एक स्पेशल काइंड ऑफ एग्रीमेंट था जो बाकी सबको नहीं मिला था। नेक्स्ट इज़ टोटल एक्सपेंस रेशो। इट टेल्स हाउ मच यू पे इनडायरेक्टली ईच ईयर फॉर द फंड्स मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टली तो हम नहीं पे करते पर इनडायरेक्टली हम अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए कितना पैसा पे करते हैं हर साल। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उस पे टोटल एक्सपेंस रेशो जो था वो 1.5% था, मतलब हमें हर साल कितना देना था, 1500। अब ये 1500 जाता कहाँ था, मैनेजर्स की सैलरी को देने के लिए काम आता था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उस पर्टिकुलर सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट लगती थी उसमें जाता था। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फ़ीस में, रजिस्ट्रार और ऑडिट फ़ीस, मतलब इन सब कामों में वो यूज़ होता था। खाली हमारे पैसे की बात नहीं हो रही, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा तो उसको TER तो पे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ टोटल एक्सपेंस रेशो। यू विल अर्न रिटर्न्स आफ्टर दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, मतलब हमें जो रिटर्न मिलेंगे उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा इन एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये तो हम पे कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अब इसको ऑब्टेन करने का फॉर्मूला क्या है टोटल एक्सपेंस रेशो को, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, मतलब जितना खर्चा लग रहा है हमारा, टोटल एक्सपेंसेस जितना हमारा लग रहा है, उसके बाद टोटल एसेट्स ऑफ द फंड जितना हमने वहाँ बैंक में डलवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने कितना डलवाया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इस पूरे रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये टोटल एक्सपेंस रेशो। और वो हमारा इस एग्जाम्पल में क्या है, 1.5%, दैट इज़ 1500। नेक्स्ट इज़ कस्टमाइज्ड लोन। देखो लोन तो सभी इंडिविजुअल्स लेते हैं, लेकिन कस्टमाइज्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जो स्पेशली उस इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अ लोन विच इज़ मेड स्पेशली फॉर अ बोरोवर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नीड्स एंड सिचुएशंस, उसकी सिचुएशंस के हिसाब से जो बैंक है वो कुछ एडजस्टमेंट उसमें करती है। जैसे अ स्टूडेंट वांट मनी फॉर स्टडीज़ बट कैन ओनली स्टार्ट रीपेमेंट आफ्टर गेटिंग अ जॉब, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो स्टडीज़ के लिए लोन ले रहा है। अब स्टूडेंट तो रीपेमेंट नहीं ना कर सकता है, वो कब करेगा, जब उसको जॉब मिलेगी। तो बैंक क्या करेगी, उसको टाइम देगी 2 ईयर्स का। फॉर एग्जांपल उसका जो कोर्स है वो 2 ईयर्स का है, वो उसको 2 ईयर्स का टाइम देगी कि 2 ईयर्स तक वो उससे जो लोन है वो चार्ज नहीं करेगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स, उसका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब उसको क्या करना पड़ेगा, लोन रीपे करना पड़ेगा। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेशल जो बैंक ने स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कस्टमाइज्ड लोन। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट रेटिंग। इट मीन्स हाउ ट्रस्ट वर्थी अ बोरोवर इज़, मतलब एक जो बोरोवर है वो कितना ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी है, हम उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें एग्ज़ाम्स में ग्रेड मिलते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई जो होता है वो A+, ठीक है, या फिर उससे कम हम B ग्रेड देते हैं, फिर C ग्रेड देते हैं, फिर एट लास्ट E या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री। उसी तरह हम यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग करते हैं, रेट देते हैं क्रेडिट के हिसाब से कि कौन कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है। अगर एक कंपनी को AAA मिला है इसका मतलब वो एक्सीलेंट है, वेरी सेफ़ है, अगर आप उसको लोन दो ये श्योर है कि वो आपको रीपे ज़रूर करेंगे। उसके बाद AA, यहाँ पे वो एक्सीलेंट नहीं है पर गुड है, मतलब वो भी लोन पे कर देगा पर ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ट्रस्टवर्थी है। नेक्स्ट इज़ ओनली A, इट इज़ एवरेज।
सो इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रिपल बी, इट इज़ मॉडरेट रिस्क, मतलब हो सकता है कि वो पे ना भी करे। अब जब हम डबल बी और उससे बिलो की बात करते हैं तो मतलब इसको लोन देना आपको बहुत ज़्यादा रिस्की पड़ सकता है, क्योंकि उसका जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसमें हमारी श्योरिटी बहुत कम है कि वो आपको लोन रीपे करेगा टाइम पर। नेक्स्ट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? योर टोटल बास्केट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट किस में हो सकती है? या फिर तो हमारे पास हम शेयर्स खरीद लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम बॉन्ड्स ले लेते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम गोल्ड खरीद लेते हैं, या फिर हम रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग वगैरह को ख़रीद लेते हैं। हमारी ये क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। तो अब पोर्टफोलियो में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड होके एक ग्रुप में अगर हम रखें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट को, तो वो ग्रुप होगा पोर्टफोलियो। तो हम कह सकते हैं कि ये बास्केट है इन्वेस्टमेंट्स की। इट शोज़ वेयर योर मनी इज़ इन्वेस्टेड, मतलब ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे आपकी जो मनी है वो इन्वेस्टेड हैं। सो नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स नॉट पुटिंग योर मनी इन वन प्लेस, मतलब अपना सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए, एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स सो दैट इफ़ वन फेल्स अदर कैन स्टिल गिव रिटर्न्स, मतलब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अनसर्टेनिटीज़ नहीं हो सकती। अगर आपने सिर्फ गोल्ड ख़रीद लिया और इन फ्यूचर में जो गोल्ड है उसके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आपको उतने रिटर्न्स मिले ही नहीं। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने आधा पैसा, कुछ पैसा जो था वो गोल्ड में लगाया होता, कुछ शेयर्स में लगाया होता, या फिर रियल एस्टेट ख़रीदा होता, तो आपको दूसरी साइड से रिटर्न्स मिल सकते थे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि एक तरफ से अगर नुकसान हो, एक तरफ से अनसर्टेनिटी अराइज हो, हमें दूसरी साइड से रिटर्न मिलने के चांसेस ज़रूर रहते हैं। Diversifiable risk. It is also called as unsystematic risk. Unsystematic कैसे? This is the risk which you can reduce by diversifying, मतलब डाइवर्सिफाई करके क्या कर सकते हो? आप उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। लाइक बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनीज और एसेट्स, इट कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल कंपनी और इंडस्ट्री प्रॉब्लम। लाइक मतलब अगर आप अलग अलग कंपनीज और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप इस रिस्क को कम कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ही कंपनी में या फिर एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दोगे तो फॉलोइंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लाइक अ कंपनीज बैड मैनेजमेंट, क्या पता वो कंपनी अच्छी तरह से वो मैनेज करके रखते ना हो। उसके बाद वर्कर स्ट्राइक, क्या पता वहाँ की जो वर्कर्स हों वो उससे खुश ना हो और वो स्ट्राइक पर हो, या फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए। तो एक कंपनी में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। इसीलिए हमें डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम इस तरह के रिस्क को कम कर सकें। अब नेक्स्ट है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ये कैसा रिस्क है जिसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। इसको आप डाइवर्सिफाई करके भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये पूरी मार्केट को एक साथ अफेक्ट करता है, इसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं। दिस रिस्क यू कांट अवॉइड नो मैटर हाउ मच यू डाइवर्सिफाई, मतलब इस रिस्क को आप नहीं अवॉइड कर सकते चाहे आप कितना भी डाइवर्सिफाई कर लो। इट अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी और मार्केट, ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ अपने अंदर ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो है वो किसी एक कंपनी के रिलेटेड तो है नहीं, वो पूरी मार्केट में एक साथ काम करती है, तो पूरी कंपनीज इसका शिकार हो सकती हैं। उसके बाद रिसेशन, नेक्स्ट इज़ वॉर और पैंडमिक, नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी एक पर्टिकुलर बैंक या फिर एक कंपनी के रिलेटेड नहीं है, पूरी मार्केट को एक साथ अफेक्ट करती हैं। एनोमली, एनोमली क्या होता है कि समथिंग अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड विच ब्रेक्स द नॉर्मल थ्योरी, कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जाए या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए जो नॉर्मल थ्योरी को ब्रेक कर दे। जैसे स्मॉल फर्म्स अफेक्ट, वो क्या है? स्मॉल कंपनीज स्टॉक सम टाइम गिव्स हायर रिटर्न्स दैन द बिग वंस इवन व्हेन द रिस्क इज सेम। ये कह रहा है कि जब स्मॉल कंपनीज का जो स्टॉक है वो ज़्यादा हाई रिटर्न दे एज़ कम्पेयर टू
बिग वंस के। इवन दो उनका रिस्क लेवल भी सेम था, जितना रिस्क बड़ी वाली कंपनी को था, बिग वन को था, उतना ही स्मॉल कंपनी को भी था। फिर भी जो स्मॉल कंपनी थी उसने ज़्यादा रिटर्न दिया। ये हम बिल्कुल भी हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। हम तो यही सोचेंगे कि जो बिग कंपनी है वो हमें ज़्यादा रिटर्न देगी। तो ये जो है ये एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ है, अनएक्सपेक्टेड है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एनोमली है। नेक्स्ट इज़ बीटा। बीटा क्या करता है कि इट मेजर्स हाउ मच अ स्टॉक्स प्राइस मूव्स कंपेयर टू द होल मार्केट। कि पूरी मार्केट के कंपैरिजन में एक स्टॉक का जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? सपोज़ हमने क्या लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट किस में ले ली, रियल इस्टेट में ले ली, ठीक है। रियल इस्टेट में हमने एक लैंड ख़रीद ली। लैंड में अब हमें क्या है कि लैंड के जो प्राइजेज़ हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो अगर इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ लैंड के प्राइजेस भी क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो मार्केट की कंडीशन है उसका हमारे स्टॉक पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये वाला कंडीशन कौन बताता है? बीटा। उसी तरह अगर जो लैंड के प्राइस हैं, अगर रिसेशन आ जाएगा तो लैंड के प्राइस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब पूरी मार्केट में जो हो रहा है उसका हमारे एसेट पे भी फ़र्क पड़ रहा है। इस चीज़ को हम बीटा की हेल्प से मेज़र करते हैं। अगर जो बीटा है वो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? इट मूव्स एग्जैक्टली लाइक द मार्केट। जितना मार्केट में चेंज आ रहा है हमारे स्टॉक में भी उतना ही चेंज आ रहा है। अगर जो बीटा है वो 1 से कम है, इट मूव्स लेस देन मार्केट, मतलब मार्केट में ज़्यादा प्राइस हाई जा रहा है लेकिन इसका प्राइस जो है वो कम बढ़ रहा है, ठीक है। अगर जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि ये मार्केट से ज़्यादा मूव कर रहा है। मार्केट में अभी प्राइस खाली 2 यूनिट्स बढ़ा है और इसका 3 या फिर 4 यूनिट्स बढ़ चुका है, तो इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट से भी ज़्यादा फास्ट जा रहा है। व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क क्या होता है? रिस्क मीन्स द चांस ऑफ लॉजिंग मनी और नॉट गेटिंग द रिटर्न यू एक्सपेक्टेड। मतलब रिस्क हम कहते हैं कि चांस ऑफ लॉसिंग मनी, हमारे पैसे ज़ाया हो जाने का चांस। जैसे कि लॉटरीज़ में हम पैसे दे के लॉटरी लेते हैं, अब लॉटरी पे हमें अगर नहीं मिलती, हमारा लक जो है हमारा साथ नहीं देता, तो हमारे पैसे क्या हो जाते, ज़ाया हो जाते। तो हम रिस्क लेके लॉटरी लेते हैं ना, उसमें हमारे मनी लॉस भी हो सकते हैं, गेट भी हो सकते हैं बाय फॉर्चून, बट लॉस भी हो सकते हैं। तो या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें रिटर्न नहीं मिलता, उसको भी हम कहते हैं रिस्क। द फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? द रिस्क दैट समवन वॉन्ट पे द मनी बोरोड। मतलब आपने किसी को लोन दे दिया, क्रेडिट बेसिकली लोन के लिए यूज़ होता है। आपने किसी को लोन दिया, अब वो आपको पे बैक कर ही नहीं रहा, तो ये किस में आ जाता है? क्रेडिट रिस्क में। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? चांस ऑफ लॉजिंग मनी व्हेन ओवरऑल मार्केट प्राइस गो अप और डाउन। इसमें मार्केट प्राइस चेंज होने की वजह से हमें चांस होता है कि हम अपने पैसों को ज़ाया कर दें। जैसे किसी ने हमसे 5000 रुपीज़ उधार लिया था, उस टाइम पे जो 5000 है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और इन फ्यूचर हमें वो सेम 5000 ही पे कर रहा है। उस टाइम पे 5000 की जो वैल्यू है वो बहुत कम है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो उस टाइम पे हमें ये क्या हुआ, लॉस हो गया। तो इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स रिस्क दैट यू कैन नॉट सेल योर इन्वेस्टमेंट क्विकली और यू हैव टू सेल इट एट वेरी लो प्राइस टू गेट कैश। मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको जल्दी बेच ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपको क्या होता है कि उससे बहुत कम पैसा मिलता है, तो इसको आप कह सकते हो लिक्विडिटी रिस्क। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ हाउस। आपके पास एक घर है जिसकी कीमत कितनी है, 50 लाख है, बट यू कांट सेल इट सडनली। आप उसको अचानक तो बेच नहीं ना सकते। आज आपको पैसा ज़रूरत है तो आज ही आप घर को नहीं बेच सकते, क्योंकि उसके लिए ख़रीदने वाले की ज़रूरत है। वो पहले आएगा, उसको चेक करेगा, उसको उस लोकेशन पे घर चाहिए कि नहीं, वैसी वाली फैसिलिटीज़ जो आपके घर में है उसको चाहिए कि नहीं। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उतने में इतनी जल्दी आप घर को नहीं बेच सकते। तो अब अगर कोई बायर है, आप उसको ख़ुद कहोगे कि ये घर मुझे बेचना है, तो वो बायर ऑब्वियस सी बात है आपको 50 लाख से कम भी बोल सकता है। तो उस टाइम पे आपको
अर्जेंट मनी चाहिए होंगे तो आप 50 लाख से कम का भी बेच दोगे, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। तो ये किस में आ जाता है, लिक्विडिटी रिस्क में। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क। ये अराइज होता है डे टू डे ऑपरेशंस में, जैसे कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनकी वजह से, जैसे ह्यूमन एरर, लोगों से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो गलतियां कर देते हैं। जैसे अगर वहाँ पे 20 है वो उसको 2 पर देंगे तो वहाँ पे एंट्री में गड़बड़ आ जाएगी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, वो पूरा डाटा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर और सिस्टम फेलियर, या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाएगी। उसके बाद फ्रॉड और थेफ्ट। नेक्स्ट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से कंपनी में डैमेज आ गया, ये सारा किसके अंदर से हो जाता है, ऑपरेशनल रिस्क के अंदर। नेक्स्ट इज़ रिस्क फ्री रेट, द रेट ऑफ द रिटर्न यू कैन अर्न विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। मतलब ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलता है किसी भी रिस्क लिए बगैर। इट मीन्स नो चांस ऑफ लॉसिंग मनी, के कोई भी चांस ही नहीं पैदा होता क्या, मनी लॉस होने का। इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। ये कब होता है, जब हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदते हैं, उस टाइम पे हमें रिटर्न्स उतने ज़्यादा हाई नहीं मिलते, पर हमें रिस्क भी नहीं होता कि हमारा जो पैसा है वो लॉस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। इट मीन्स एक्स्ट्रा रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट टू अर्न फॉर टेकिंग रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इंस्टेड ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स। मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम एक्स्ट्रा रिटर्न है जो हमें मिलता है जब हम किसी रिस्की कंपनी में या फिर हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। उस पर हमें एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क हाई हो जाता है उतने ज़्यादा रिटर्न्स भी हाई होने चाहिए। अगर रिटर्न्स हाई नहीं होंगे तो कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लोग तो रेशनल हैं, वो रिस्क क्यों लेंगे, उनको हाई रिटर्न्स दिखते हैं इसीलिए वो रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये कितना उससे एक्सीड करता है जो हमारे रिस्क फ्री एसेट्स हैं, कितना हमारा रिटर्न ज़्यादा होगा उनके कंपैरिजन में, उसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। नेक्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, चांस ऑफ लॉसिंग मनी ड्यू टू चेंज इन करेंसी एक्सचेंज रेट। के करेंसी के एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से जो हमारे चांस हैं मनी के लॉस होने को। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो $1 था वो किसके इक्वल था, 70 इंडियन रुपीज़ के, अब वो किसके इक्वल हो गया, 80 के। तो अब हम जो सेल और परचेज़ करेंगे उस पर हमें 70 रुपीज़ और लॉस करने पड़ेंगे। तो ये वाला रिस्क किसकी वजह से आ गया, उसमें करेंसी के चेंज होने की वजह से। आर्बिट्रेज, buying something at a lower price in one market and selling it at higher price in another market। मतलब जहाँ पे वो हाई क्वांटिटी में है वहाँ से उस चीज़ को लो प्राइस पे ख़रीद लेना और उस मार्केट में जहाँ जाके बेचना जहाँ पे वो चीज़ नहीं पाई जाती, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उसके प्राइस भी हाई होंगे। तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेज। तो ये क्या होता है, मेनली रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। हमें पहले से ही पता होता है कि इसके प्राइस उधर वाली मार्केट पे हाई है क्योंकि इसकी वहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है। यहाँ पे हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट इज कॉल ऑप्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स यू राइट टू बाय एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस इन फ्यूचर बट इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आप फ्यूचर में 70,000 का पर kg गोल्ड खरीदोगे फॉर एग्जांपल। अब अगर ये कॉल ऑप्शन है तो ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्राइस पे ख़रीदो, ये जस्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। हो सकता है प्राइस कम भी हो जाए तो आप कम प्राइस का भी ख़रीद लो। तो कॉल ऑप्शन का होता क्या है, कॉल ऑप्शन में ये कंपल्शन नहीं होती, मतलब कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती, ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। So next is interest rate future, a contract to buy or sell a debt instrument such as bond at a future day at a price decided today। मतलब जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनको हम क्या करें कि फ्यूचर में बाय या पे सेल करें उसी प्राइस पे जो कि आज हम डिसाइड कर रहे हैं। इट इज़ अ बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। ये किस लिए होता है, ताकि प्रोटेक्शन हम प्रोटेक्ट कर सकें। फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा, बॉन्ड्स के प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। अगर आपने बॉन्ड 100 का ख़रीदा है आपको वो अब 80 का या फिर 90 का बेचना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि इस बॉन्ड का
अगर फ्यूचर में इसको कोई ख़रीदेगा इतने ही प्राइस पे ख़रीदेगा। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। जैसे हम मनी की इन्फ्लेशन या फिर रिसेशन के रिस्क को ख़त्म करने के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए एक वैल्यू सेट कर देते हैं ना कि फ्यूचर में भी हम इतना ही बेचेंगे, इतने ही का बेचेंगे। उसी तरह हम बॉन्ड्स वगैरह में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ये डिसाइड करते हैं कि जितना भी इंटरेस्ट रेट राइज हो जाए या फिर फॉल हो जाए, हम बॉन्ड को इसी प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। बेसिकली ये एक थ्योरी है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज़। इसको क्या कहते हैं कि हम जो दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो किस में आ जाता है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट माइनस स्पॉट एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब जो हम इन फ्यूचर एक्सचेंज करेंगे उस रेट को अगर हम उससे माइनस कर दें करंट जब ट्रांसैक्शन हो रही है उसी टाइम पे जो एक्सचेंज किए जाए उससे, तो हमें ये मिल जाता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज़। इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंजिंग रेट। एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंजिंग रेट उसी फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है जो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट, जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट माइनस स्पॉट एक्सचेंज रेट। Next is long position. A long position means you buy an asset because you expect its price to rise in the future. मतलब आपने एक एसेट इसलिए ख़रीदा क्योंकि आपको यकीन है इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है। अब शॉर्ट पोजीशन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, यू सेल समथिंग यू डोंट ओन। मतलब आपने एक ऐसी चीज़ को बेच दिया बिकॉज यू एक्सपेक्ट इट्स प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर एंड यू कैन बाई इट अगेन। मतलब अभी आप उसको बेच रहे हो, वही जो हमने शॉर्ट सेलिंग में पढ़ा था ना, वही कि अभी आप उसको बेच रहे हो क्योंकि उसका प्राइस हाई है। अब फ्यूचर में जब उसका प्राइस कम हो जाएगा आप उसको दोबारा से ख़रीद लोगे, तो इसमें आपको बेनिफिट है। मार्जिन, एडवांस मनी जो कि हम पे करते हैं किसी भी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रोकर। ब्रोकर इज़ अ मिडिल मैन हु हेल्प्स टू बाय एंड सेल द थिंग्स लाइक शेयर, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ इन द मार्केट। ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है जो शेयर, बॉन्ड्स और दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनकी सेल और परचेज़ में। स्पॉट रेट, करंट प्राइस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का करंट प्राइस क्या है वो स्पॉट रेट में आता है। और फॉरवर्ड रेट, फ्यूचर फिक्स्ड प्राइस, मतलब फ्यूचर में अगर हम कोई प्राइस सेट कर लें कि फ्यूचर में हम इसको इस चीज़ पे इस रेट पे ख़रीदेंगे, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। मैनेजिंग मनी, प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग मनी वाइसली, कि हम अच्छे से प्लान करें कि हमें पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है या फिर कितना खर्च करना है। इसको अगर हम अच्छे से सोच समझ के करें तो हम कह सकते हैं कि हम मनी को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, द वे ऑफ अ कंपनी फाइनेंसिस इट्स बिजनेस, हाउ मच कम फ्रॉम द ओनर्स इक्विटी एंड हाउ मच फ्रॉम बोरोवर्स। मतलब किस तरह से एक जो कंपनी है वो अपने फाइनेंसिस को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। जैसे कि हाउ मच कम्स फ्रॉम ऑनर्स, मतलब कितना जो पैसा है वो ऑनर्स की साइड से आया है, मतलब इक्विटी की फॉर्म में आया है, या फिर कितना उसने बोरो किया है जो डेब्ट की फॉर्म में आया है। कैपिटल बजटिंग, प्लानिंग वेयर टू इन्वेस्ट मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यूजली अ लॉट ऑफ मनी। मतलब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल 5 और 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो अब हमें उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, इट इज़ अ प्लान और आइडिया फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन अ प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में क्या होता है, ये एक प्लान है या फिर एक आइडिया है जिसमें हम पैसे खर्च करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, और हमारा गोल क्या होता है स्पेंडिंग का, कि हमें फ्यूचर में उस पे से प्रॉफिट मिले, फ़ायदा मिले। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इक्वल्स टू प्रोजेक्ट आइडिया प्लस कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्लस रिस्क प्लस टाइम। मतलब इसमें ये सारा कुछ आ जाता है क्योंकि हमें
आइडिया देखना पड़ता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का आइडिया क्या है, उस पर कितनी कॉस्ट लगने वाली है, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना है, हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा और कितने टाइम के लिए ये होगा, ये सारा इसमें आ जाता है। ऑटोमेटिक रूट, वे इन विच नो प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नीडेड फॉर अ फॉरेनर टू इन्वेस्ट इन द इंडिया विद आरबीआई अप्रूवल। मतलब जिसमें जो फॉरेनर्स हैं उनको बस आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट, जबकि गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है फॉरेनर्स को कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। क्रेडिट बूम, क्रेडिट बूम क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लोन। जबकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, लोन्स को देती हैं लोगों को क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी देती हैं, और जो पीपल और बिजनेसेस हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोरो करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्रेडिट बूम है, क्रेडिट एक तरह से बढ़ता जा रहा है। एफिशिएंट मार्केट, इट इज़ अ मार्केट वेयर प्राइजेस टेल्स द ट्रूथ, मतलब जहाँ पे प्राइजेस ही सारा कुछ बताते हैं और वो एकदम सच हो। इट मीन्स ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स, मतलब प्राइजेस ही क्या कर सकें, सारा कुछ बता दें। जैसे देखो, किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है परफेक्ट मार्केट में। तो इस केस में ये जो प्राइस है वो हमें ट्रूथ बताता है कि इसकी डिमांड इतनी, डिमांड पे सप्लाई इतनी है, लेकिन दूसरी मार्केट्स के कंपैरिजन में ये जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जहाँ पे प्राइस ना तो ज़्यादा हो रहे होते हैं और ना कम हो रहे होते हैं। इट मीन्स के प्राइजेस जो हैं वो एकदम सच बता रहे हैं। Foreign portfolio investment, when foreign investors invest in financial assets like stocks, bonds, mutual funds of another country's market for short-term gain, मतलब शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब हमने पढ़ा है कि ये एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें हर तरह की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो स्टॉक्स भी आ जाएंगे, बॉन्ड्स भी हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स भी, और दूसरी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते बल्कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए करते हैं। दे डोंट ओन द कंपनी, दे जस्ट बाय द शेयर्स और द सिक्योरिटीज़ फॉर प्रॉफिट। अगर वो कंपनी ख़रीद लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो खाली शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए आते हैं। वो कंपनी ऑन नहीं करते बल्कि वो जस्ट शेयर्स ख़रीदते हैं और सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं ताकि उस पर उनको फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट इज़ twin balance sheet problem. It means both companies and banks are financially weak. Companies can't repay loans and bank can't lend. Land trapping and इकॉनमी इज़ लो, इन्वेस्टमेंट इज़ स्लो ग्रोथ, मतलब यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी दोनों फाइनेंशियली वीक होते हैं। बैंक कंपनीज़ को लैंड नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतना होता ही नहीं, और ना ही जो कंपनीज़ हैं उसको जो पहले लोन दिया है उसको वापस ही नहीं कर पाते। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, खाली बैंक्स की तरफ से या फिर खाली कंपनी की तरफ से नहीं, बल्कि दोनों की तरफ से है। ना तो कंपनी लोन्स को रिपे कर पा रहा है, ना बैंक्स लोन दे पा रहा है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनल डिसेप्शन मेड टू गेन एन अनलॉफुल और अनफेयर एडवांटेज यूजली रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस टू अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कहें बैंक में थेफ्ट, बैंक थेफ्ट, वहाँ पे चोरी हो गई, तो इसमें ये अनलॉफुल है, इसमें क्या होता है, दूसरों का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो फ्रॉड में क्या होता है, अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें तो ये फाइनेंस के रिलेटेड होता है, इसमें उनके किसी भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल लॉस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ विलफुल डिफ़ॉल्टर। अ विलफुल डिफ़ॉल्टर इज़ अ बोरोवर, मतलब ऐसा बोरोवर है हु हैज़ द एबिलिटी टू रिपे द लोन, मतलब उसके पास एबिलिटी तो है लोन रिपे करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो रिपे कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट इज ज़ोंबी लैंडिंग। ज़ोंबी लैंडिंग मतलब व्हेन बैंक्स कीप गिविंग लोन्स टू वीक्स और फेलिंग कंपनीज कॉल्ड ज़ोंबीज फर्म, मतलब किसी भी फर्म को अगर फ़ायदा हो ही नहीं रहा, अब उसका शट डाउन पॉइंट आने वाला है, उस टाइम पे जो बैंक्स हैं उनको लोन्स देती हैं ताकि उनको खड़ा रखें। उस टाइम पे एक तरह से वो क्या कर रही हैं, ज़ोंबी को लैंड कर रही हैं, मतलब जो पहले ही से मरा हुआ है, बस ख़त्म होने वाला है, उसको लैंड कर रही हैं जस्ट टू हाइड देयर प्रॉब्लम्स। और ये किसके लिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को हाइड किया जा सके।
मैनेज्ड फ्लोट, अ मैनेज्ड फ्लोट और डर्टी फ्लोट इज़ एन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहाँ पे जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मतलब करेंसी की वैल्यू उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे बेस्ड होती है। लेकिन इसको डर्टी क्यों कहते हैं? बट द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस ओकेजनली टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। फिर भी क्या होता है, सेंट्रल बैंक इसमें ओकेजनली इंटरफेयर करता रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डर्टी फ्लोट। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं होता, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, लेकिन फिर भी इसको सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम मैनेज करता रहता है। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ह्यूरिस्केन विच मीन्स टू डिस्कवर और टू फाइंड। A heuristic is a mental shortcut or rule of thumb that people use to make quick decisions or the judgment, especially when facing complex problems or limited information। मतलब ये जो लोग हैं वो अपने मेंटल शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं जबकि उनके पास इंफॉर्मेशन भी कम होती है और प्रॉब्लम भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। उस केस में वो मेंटल शॉर्टकट्स को यूज़ करके गलत डिसीजंस ले लेते हैं। Affect heuristic. It is a mental shortcut when people make decisions based on their emotions or feelings rather than logical analysis। मतलब लोग क्या करते हैं, जस्ट इमोशंस के बेस पे अपने डिसीशंस को ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक आईफोन है, अब कोई दूसरा बंदा क्या करेगा, उसको देख के कि इसके पास ये वाला आईफोन है, उसी आईफोन को दोबारा से परचेज़ करेगा जबकि उसने अभी रिसेंटली ही नया फ़ोन बाय किया होगा। अब ये किसके बेस पे है, अफेक्ट ह्यूरिस्टिक, उसके इमोशंस के बेस पे है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है बल्कि जस्ट उसके इमोशंस पे है। नेक्स्ट इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स अनसर्टेनिटी और डाउट ड्यू टू मोर देन वन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन और द बैक ऑफ क्लियर और द लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन इट इज़। मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी और डाउट होता है जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज द टैक्स पॉलिसी सून बट नो डिटेल्स आर नोन। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स पॉलिसी को चेंज करने वाली है, लेकिन अभी डिटेल्स इसके बारे में नहीं पता कि टैक्स ज़्यादा होने वाला है या फिर कम होने वाला है, किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे टैक्स लगने वाला है। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस डिले इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर अनश्योर ऑफ फ्यूचर रूल। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले कर देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज एंकरिंग। इट इज़ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग। इट इज़ अ मेंटल शॉर्टकट और ह्यूरिस्टिक वेयर पीपल आर रिलाई टू हैविली ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिसीव। मतलब जो उनको पहले इंफॉर्मेशन मिली उस पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि वो उसके बेस पे अपने डिसीशंस ले लेते, नेक्स्ट वाले पार्ट को कंसिडर ही नहीं करते। जैसे डिस्काउंट फ्रॉम 10,000 to 6,000 सीम्स ह्यूज टू एंकरिंग। मतलब अब बाज़ार में जाओ, वहाँ पे चीज़ों पे क्या लिखा होता है, 22,000 बट नाउ इट इज़ 16,000। तो इससे हमें क्या होता है कि 22 से इतना काम हो गया 16 पे आ गया, हम उसके लिए 16,000 एकदम से पे कर देते हैं। ठीक है, अब जबकि वो 16,000 का हो भी ना, फिर भी हम उसके लिए 16,000 पे कर देते हैं। अब कोई चीज़ उसके ऊपर लिखा होता है 10,000, फिर उसके ऊपर क्रॉस लगाया होता है बट 6,000, तो हमें ये क्या दिखता है, इसको कहते हैं एंकरिंग। पहले वाली इन्फॉर्मेशन ने हमारे दिमाग पे इतना सख्त असर डाल दिया कि हम और कोई चीज़ कंसिडर कर ही नहीं रहे, हम ये देख ही नहीं रहे कि उस चीज़ का प्राइस 6,000 हो सकता है या नहीं। तो इस टेक्निक को कहते हैं एंकरिंग। Next is availability heuristic. If something is easy to remember, we think it happens more often even if it's not true। मतलब कोई चीज़ अगर याद रखने में इजी है तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादातर होती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे प्लान क्रैश, अगर आप सुनते हो न्यूज़ में प्लान क्रैश हो गया, जबकि हमें पता है कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड से बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है, फिर भी हमें प्लान क्रैश बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, डेंजरस लगता है, क्योंकि हम सुनते हैं प्लान क्रैश में इतने बंदे मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ क्या है, हमारे दिमाग को याद रखने में इजी है, तो हम सोचते हैं ऐसा ज़्यादातर होता रहता है, प्लान क्रैश ज़्यादातर होता रहता है, जबकि इन रियलिटी में वो एक सेफेस्ट जर्नी है।